आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं। 1 बज चुके हैं और चुनावी घंटा भी लगातार बज रहा है। टन 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 विधानसभा चुनाव अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है और इस चुनावी घंटे में अगले 1 घंटे बंसल न्यूज पर आपको चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर, हर एक अपडेट और हर एक तस्वीर बताएंगे। साथ ही बताएंगे कल छत्तीसगढ़ में पहले चरण के होने वाले चुनाव से जुड़ी हुई हर एक ताजा तस्वीर और उसके साथ ही उस पर राजनीतिक मेहमानों के साथ हम विश्लेषण भी करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन एक्सप्रेस पर एक नजर डालते हैं। मेरी सहयोगी प्रशंसा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रशंसा, हमें बताएंगी इलेक्शन एक्सप्रेस। बिल्कुल जया, तो दर्शकों को सबसे पहले इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए बता देते हैं कि चुनावी घंटा में आखिरकार कौन सी वो बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ का चुनाव भी है, तो ऐसे में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है आज का चुनावी घंटा। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस पर। छत्तीसगढ़ का चुनावी काउंटडाउन शुरू। पहले चरण की 20 सीटों पर कल होगा मतदान। बस्तर की 12, दुर्ग की 8 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 223 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा। जशपुर में सभा के बाद बिलासपुर में लेंगे बैठक। पदाधिकारियों और चुनाव संचालकों के साथ बनाएंगे रणनीति। एमपी के रण में दिग्गज प्रियंका गांधी का इंदौर दौरा। आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर रायसेन में करेंगे सभा। मायावती मुंगावली में करेंगी प्रचार। पहले चरण के चुनाव से पहले नक्सलियों की धमकी। नारायणपुर में नेताओं को दी जान से मारने की धमकी। पहाड़ी मंदिर के पास लगाया बैनर। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। और सुमावली से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा की बड़ी मुश्किलें। चेक बाउंस मामले में एक और गिरफ्तारी वारंट जारी। 8 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने के निर्देश। और चलिए इलेक्शन एक्सप्रेस के बाद आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़, जहां कल विधानसभा चुनाव का पहला चरण जिसकी शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है और कल पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और बाकी 10 सीटों पर 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 10 सीटें संवेदनशील है, इसलिए 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। तो देखिए कल का जो दिन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व की कल से शुरुआत हो जाएगी। बता दें कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहले फेज के लिए वोटिंग कल होना है। 223 उम्मीदवार मैदान में है जिनकी किस्मत का फैसला कल होगा। तो 40,78,000 मतदाता वोट करेंगे। वो प्रत्याशी जो मैदान में उतरे उनकी किस्मत का फैसला ये मतदाता करेंगे। बंसल न्यूज पर चुनाव का बड़ा कवरेज भी कल जारी रहेगा, तो बूथ बूथ पर हमारी टीम भी मौजूद रही। कल का अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें कि काउंटडाउन जो है शुरू हो गया है और कल का सभी को इंतजार है जब कल वोट डाले जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ का रण जो है कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग होना है और पहली फेज की वोटिंग में 20 सीटों पर चुनाव होना है। और देखिए पहले चरण में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन सी वो सीटें हैं, कौन सी वो हॉट सीटें हैं, ये हमें बताएंगी हमारी सहयोगी साधना। नेक्स्ट स्टूडियो में मौजूद है। ओवर टू यू साधना। जी बिल्कुल प्रशंसा, तो मैं अपने दर्शकों को बारीकी से समझा देती हूँ कि क्या कुछ इन 20 सीटों में खास रहने वाला है, कितने मतदान केंद्र है, कितने उम्मीदवार हैं, कितने मतदाता, हर एक बारीकी हम आपको बंसल न्यूज़ पर ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि इन 20 सीटों पर क्या कुछ खास रहने वाला है। तो 20 सीटों पर सबसे पहले आपको बता दें कल मतदान होने, जिनमें बस्तर की 12 सीटें हैं तो दुर्ग की 8 सीटें हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 5,304 मतदान केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। तो कल होने वाले चुनाव के लिए
5304 मतदान केंद्र तैयार हैं, जिनमें कई संवेदनशील, कई बेहद संवेदनशील है। उम्मीदवारों की बात करें, उम्मीदवारों पर नजर डालें तो 223 उम्मीदवार रण में होंगे और 223 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है कल ईवीएम में कैद होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कितने पुरुष और महिला प्रत्याशी इस चुनाव में होंगे, तो 198 पुरुष प्रत्याशी कल इस चुनावी मैदान में है, जो कि इनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं महिलाओं के मुकाबले। इसके अलावा अगर आपको महिला प्रत्याशियों की डिटेल बताएं तो 25 महिला प्रत्याशी कल चुनावी अखाड़े में रहेंगी और इनकी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद होगा। इसके अलावा बात करें अगर वोटर्स की तो 40,78,681 वोटर्स कल मतदान करेंगे। इसके अलावा अगर इसमें हम पुरुष और महिला वर्गों को देखते हैं तो महिलाओं की अगर बात करें तो महिला वर्ग में 19,93,000 जो है पुरुष मतदाता, इनके मुकाबले जो महिला मतदाता हैं वो 20,84,675 है। तो ऐसे में इसके अलावा एक और जेंडर भी है जो 69 लोग होंगे थर्ड जेंडर के, वो भी कल मतदान करेंगे। तो पहली सीट का जो 20 सीटें होने वाली हैं उसका कुछ इस तरीके का समीकरण रहने वाला है। इसकी हर एक अपडेट आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जया, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साधना आपने दी है, क्योंकि देखिए करीब 40 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो 223 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला कल करने जा रहे हैं। 19 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, 20 लाख से ज्यादा महिला मतदाता, आधी आबादी और थर्ड जेंडर जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 69 थर्ड जेंडर हैं जो कल वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2018 में जो मतदान प्रतिशत था वो करीब 76% से ज्यादा था, 76% था मतदान प्रतिशत छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में कल 20 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बस्तर की 12 सीटें, सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है और इसलिए अगर बस्तर को जिस दल ने कल जीत लिया वो समझ लीजिए 2023 में सत्ता पर काबिज हो जाएगा। इस लिहाज से कल होने वाला पहला चरण काफी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम अगले 1 घंटे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से मिथुन अहिरवार जी, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी भी आपको नजर आ रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, वंदना जी क्या कहेंगे, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है दोनों ही दलों के लिए। आप सरकार में पिछले 5 साल से 15 साल पहले तक बीजेपी की सरकार थी, लेकिन आप अब दम भर रहे हैं अगर इन चुनावों में फिर से जीत का तो उसका आधार क्या है? देखिए, यदि हमारी सरकार जीत का हुंकार भर रही है तो इसका आधार सबसे बड़ा है कि हमने किसानों के लिए काम किया है। और आप देखेंगे कि जो 93,725 करोड़ किसानों के जेब में गए हैं जो धान खरीदी के माध्यम से, और हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पर किसान वर्ग अधिक रहते हैं और किसान के लिए भी हमने काम किया है। और हम अगर किसान की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो 25 लाख किसानों को जो इनपुट सब्सिडी का फायदा मिला है और 23,893 करोड़ सीधा किसानों के जेब में गया है। यदि हम बात करते हैं किसानों का, जो हमने सबसे बड़ा हमारा वादा था कृषि ऋण माफ करने का, तो आप देखेंगे कि 18 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ हमने किया है और 9,270 करोड़ रुपए किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ है। ये कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। यदि हम बात करते युवाओं की तो हमने वादा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमने उस पर काम किया। आज बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को हमने यहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूह की 13,000 करोड़ कर्ज हमने माफ किया है। वंदना जी, बहुत सवाल हैं क्योंकि आपकी ओर से दावे किए जा रहे हैं कि 2018 में जो आपने वादे किए थे उन्हें पूरा किया, लेकिन बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन वादों पर ही आप खरे नहीं उतरे। आधी आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि शराबबंदी का वादा आपने किया था वो पूरा नहीं हुआ है और उसको लेकर क्षेत्रों में क्योंकि ये नजर आ रहा है कि आधी आबादी सबसे ज्यादा नाराज है। मैं बात करूंगी आपसे मैम, लेकिन एक बार फिर से हम रुक करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, साधना का रुख करते हैं कि इस चुनाव में क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पिछली बार कितना था और इस बार कितना रहेगा, ये जरा जानने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते साधना का।
जी जया, तो मैं अपने दर्शकों को अब ग्राफिक्स से समझा दूं कि पिछली बार का जो मतदान प्रतिशत था वो कितना रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कहाँ कितना मतदान 2018 में हुआ था और उसके मुकाबले 2023 में कहां पर कितना मतदान होगा ये तो फिलहाल कल पता चलेगा। लेकिन ग्राफिक्स से देखिए कि 2018 में कहां कितना मतदान हुआ था। तो सबसे पहले देखिए कांकेर की बात करते हैं, 75% मतदान कांकेर में हुआ। केशकाल की बात करें तो 77% मतदान यहां पर हुआ था। इसके अलावा नारायणपुर में 71%, बस्तर में 80%, तो जगदलपुर में 77.89% मतदान देखने को मिला था। 2018 की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सीटों की बात करें तो चित्रकूट हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर 74% मतदान देखने को मिला था। तो दंतेवाड़ा की बात करें तो 55.54%, तो वहीं बीजापुर में 45% करीब मतदान प्रतिशत रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कांकेर सीट का, तो कांकेर में पिछली बार 2018 में 75% मतदान हुआ था। केशकाल की बात करें तो 77%, तो वहीं कोंडा गांव में 80% मतदान देखने को मिला था। इसके अलावा बात करें नारायणपुर सीट की, तो नारायणपुर में 71.14%, बस्तर में 80%, तो जगदलपुर में भी 77.89% मतदान देखने को मिला था। तो ये वो सीटें हैं जहां 2018 में मतदान हुआ था और लोगों का मतदान प्रतिशत क्या रहा था वो हम आपको समझा रहे हैं। अभी ग्राफिक्स के जरिए एक और आपको समझाते हैं 2003 की। तो बस्तर में 2003 में 65.66% मतदान हुआ था। तो देखिए बस्तर में काफी मतदान प्रतिशत अच्छा रहा है, लगातार बढ़ता भी गया। अब आपको ये बता दें कि 2008 में आखिर क्या मतदान प्रतिशत रहा था। तो मतदान प्रतिशत 2008 में 68% हो गया, जो कि 2013 में एक बार और बढ़ा है। 2013 में मतदान का प्रतिशत बढ़कर 72.50% हुआ, यानी कि बस्तर सीट पर लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। जैसा कि हम बता रहे हैं 2018 की अगर बात करें तो यहाँ 75% मतदान हुआ है, यानी साल दर साल जो मतदान का प्रतिशत है जया वो लगातार बढ़ता है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मतदान प्रतिशत अगर बस्तर में बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वोटर्स इस लोकतंत्र के पर्व में लगातार भाग भी ले रहे हैं। और इसके साथ ही नक्सली जो ये मंसूबे रखते हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए, उन्हें चुनौती देते हुए दिखाई भी देते हैं। तमाम मेहमानों का रुख करूं, लेकिन सीधे रुख करूंगी इस वक्त खैरागढ़ का। हमारे साथ सुनील सिंह बघेल जी लाइव जुड़ गए हैं। बघेल जी, आप क्योंकि खैरागढ़ में मौजूद है और यहाँ पर दोनों युवा चेहरा आमने सामने है, एक तरफ है बीजेपी से विक्रांत सिंह और दूसरी तरफ कांग्रेस से यशोदा वर्मा, किस तरह का माहौल सर आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है? क्योंकि मतदाताओं के बीच में आप पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, क्या रुझान दिखाई दे रहा है सर? देखिए, अभी जहां तक चुनाव की जो बाहरी जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, अब बाहरी तौर पर चूंकि मतदान प्रचार है वो शांत हो चुका है, इसलिए अब मतदाता तो अब अपने अंदर में सिमट गया है और स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि भाजपा प्रत्याशी के लिए अगली इसमें मतलब आगे बढ़ना या जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन सर क्योंकि बस्तर के दौरे पर आप हैं और हर एक सीट को समझने की कोशिश आपके जरिए की गई है, नक्सल प्रभावित एरिया, और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि नक्सली घटनाएं यहाँ पर बहुत बढ़ती जा रही है, चुनौती दे रहे हैं खुले तौर पर नक्सली। तो ऐसे में क्या कुछ नजर आ रहा है वहां पर आपको? देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जब हम बात करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले, मतलब 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार संवेदनशील मतदान जो केंद्र है उनकी संख्या 2800 से बढ़कर 4400 हो चुकी है। और राजनांदगांव का एक बड़ा इलाका नक्सल प्रभावित रहा है और इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि जहां तक राजनांदगांव क्षेत्र की बात है तो जो नक्सली मूवमेंट, जो नक्सली प्रभाव बस्तर के आपके दंतेवाड़ा और बीजापुर और सुकमा इस तरफ दिखता है, वो असर तो यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ जब हम जंगलों से गुजर रहे थे, घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे, तो हमें वहाँ बख्तरगंज गाड़ियाँ भी तैनात दिखी और हर थोड़ी दूरी पर हथियारबंद जवानों का दस्ता लगातार पेट्रोलिंग करते देखा और हर गाड़ी को चेक किया जा रहा था जी। और मैं बताऊं कि जैसे ही कोई किसी मोड़ से हम निकलते थे या गुजरते थे तो जो जवान गश्त कर रहे होते थे वो अचानक
हथियार थाम करके अलर्ट हो जाते थे। इससे ये तो साफ है कि आशंकित बहुत हैं, लेकिन हमने मतदान कर्मियों से भी बात की तो मतदान कर्मियों में का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम काफी पुख्ता हैं और हम आश्वस्त हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के। और जनता में यहाँ पे जो नक्सलियों ने विरोध किया है उसका कोई राजनांदगांव क्षेत्र में उतना गहरा असर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि चुनावी पार्टियां और जवान पूरी तरह से तैयार हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान छत्तीसगढ़ में संपन्न कराया जा सके। प्रशंसा बिल्कुल, और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, व्यापक व्यवस्थाएं, सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर है जहां मालवा पर अब कांग्रेस पार्टी का फोकस है और इसके तहत देखिए इंदौर दौरे पर प्रियंका गांधी आज है। विधानसभा 5 में चुनाव प्रचार वो करेगी, प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएगी। तो लगातार हम देख रहे हैं तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर 5 से जो प्रत्याशी हैं सत्यनारायण पटेल, उनके पक्ष में सभा को संबोधित आज प्रियंका गांधी करने वाली है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो 8 नवंबर को एक बार फिर से सांवेर में चुनावी प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी नजर आएंगी। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है प्रियंका गांधी का। देखिए कांग्रेस का अब फोकस है कि कैसे सत्ता के शिखर तक पहुंचा जाए। 17 तारीख को वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश में। चुनाव प्रचार के लिए काफी ज्यादा कम समय बचा है और ऐसे में जया हम देख रहे हैं तमाम दिग्गज जो है मोर्चा संभाले हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, और प्रियंका गांधी तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने आ रही हैं। प्रशंसा, क्योंकि हर एक क्षेत्र में वो हर एक संभाग में पहुंच रही हैं और वोटर्स को साधने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन बना जिसमें सपा भी है, आप भी है, दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले लोग कांग्रेस को कोस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भरोसा करने वाली पार्टी नहीं है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से निशाना साधा गया है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। प्रियंका गांधी जी जवाब दें, ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही धंस गया, फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा। और मैडम प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। 50,000 तो नियुक्ति पत्र मैंने बांटे। मध्य प्रदेश को वो बदनाम करती हैं। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आप कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जब तुम्हारी सरकार आई तो वादा खिलाफी की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। सीधे रुख करते हैं मिथुन अहिरवार जी और इसके साथ ही अजय धबले जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, दोनों मेहमान। मिथुन जी, क्या कहेंगे सर? आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली में आप दोस्ती निभा रहे हैं लेकिन राज्यों में आपके बीच में ही कुश्तियां चल रही हैं, इससे आप निपटा नहीं पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे, तो जनता कैसे भरोसा करेगी आप पर? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, जिसने महबूबा मुफ्ती जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने कभी बसपा के साथ अलायंस करके मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, कभी उनके विरोध में हो गई, वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार शिवसेना के खिलाफ लड़ती रही और एक गुट को अपने साथ मिला लिया, एनसीपी के खिलाफ लड़ती रही, उसके मुंह से इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती। बात दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश का जो महिला विरोधी चेहरा शिवराज सिंह जी का सामने बार बार आता है, वो आज भी सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी जी का तो विरोध इन्हें करना ही था क्योंकि उन्होंने तथ्यात्मक बातें बोली थी। उन्होंने एक महिला यशोधरा राजे सिंधिया जी द्वारा विधानसभा में दिया गया जवाब कोट किया, तो वो बता दें कि क्या विधानसभा के अंदर दिया गया जवाब ये गलत है कि 3 साल में 21 लाख लोगों को 16.8 करोड़ रुपए खर्च करके
केवल सरकारी नौकरियां दी गई हैं। क्या ये विधानसभा में दिया गया जवाब यशोधरा राजे सिंधिया जी का गलत था? वो और उनकी महिला विरोध की नीति है यहाँ तक पहुंच गई है कि उमा भारती जी को हिमालय जाने तक की घोषणा करनी पड़ी। हालांकि सरकार उमा भारती जी ही लेकर के आई थी, जिसके लाभार्थी शिवराज चौहान जी बने। तो वो मध्य प्रदेश जो शिवराज जी के शासनकाल में आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 पर है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है, पॉक्सो एक्ट लगने में जो नाबालिग बेटियां उनसे अत्याचार में नंबर 1 है, जो दलित अत्याचार में नंबर 1 है, जो बेरोजगारी में नंबर 1 है, जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, उस मध्य प्रदेश का तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी का अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हमने कांग्रेस पार्टी ने 27 लाख किसानों के 11,600 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की। आपने विधानसभा में जवाब हम स्वीकार अजय जी किया। से ले लेंगे। अजय जी क्या कहेंगे सर, बड़े आरोप लगाए गए हैं। जी पहले तो मिथुन जी ये बता दें कि इनको ने इंडी गठबंधन बनाया था। कल ही इनके सपा के अखिलेश जी मध्य प्रदेश आए थे और किस तरह से कांग्रेस को कोस के गए उसका उत्तर मिथुन जी दे दे। रही बात प्रियंका जी की, प्रियंका जी जबलपुर आई थी और मां नर्मदा के किनारे पे इन्होंने कहा था कि मैं अगली बार आऊंगी तो घोटालों की सूची लेके आऊंगी। प्रियंका जी उसके बाद 3-4 बार आ गई, अभी तक के घोटालों की सूची नहीं रही। मिथुन जी बात कर लेते हैं विकास की। भारतीय जनता पार्टी ने आपने जिन दलों के नाम गिना दिए जिनके साथ सरकार बनाई है, सिर्फ नेशन फर्स्ट और राष्ट्रवाद की नीति के तहत उनके साथ सरकार बनाई है। महबूबा मुफ्ती के साथ हमने सरकार बनाई थी, उस समय की परिस्थितियां वैसी थी। आज जो कश्मीर, उस समय जो कश्मीर सुलझ रहा था, आग से जल रहा था, आज वो कश्मीर शांत बना है, वो हमारी उस नीति की वजह से बना था। हमने बसपा के साथ सरकार बनाई थी, तत्कालीन परिस्थितियां थी, लेकिन हमने कोई गठबंधन निभाया नहीं। हमने गठबंधन बना के फिर उनको राज्यों में वो हमारे विरोध में आके नहीं लड़ रहे। रही बात आपकी पार्टी की, आपके देखिए कमलनाथ जी राहुल गांधी की सभाएं नहीं कराना चाह रहे। उन्होंने लिख के दे दिया कि राहुल गांधी की सभाएं मध्य प्रदेश में कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रियंका जी की आप सभाएं लाख करा लीजिए, लेकिन प्रियंका जी को देश की राजनीति समझती नहीं है। वो उत्तर प्रदेश गई थी, पूरी कांग्रेस पार्टी को चौपट करके आई। तो आपको देखना पड़ेगा मिथुन जी देखना पड़ेगा कि प्रियंका जी को जब भी मध्य प्रदेश लाए उनके हाथ में फैक्ट्स और फिगर्स रखिए। मध्य प्रदेश की जनता 20 वर्षों के स्वर्णिम मध्य प्रदेश के इतिहास को जानती है, भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, तो वो जनता पर ही छोड़ दीजिए अजय जी, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा जनता ने किसका साथ दिया है। बिल्कुल ठीक है सर, बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है, जरा दर्शकों को बता दें। नारायणपुर से चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं को नक्सलियों की धमकी मिली है। नक्सलियों ने पहाड़ी मंदिर के पास बैनर पोस्टर लगाए। ये बड़ी खबर है। युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अमित भद्र को धमकी दी गई है और इस बैनर पोस्टर के सामने आने के बाद अब पुलिस ने नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी। सरपंच विसेल नाग का भी नाम सामने आ रहा है, जिन्हें मौत की सजा का फरमान दिया गया है। युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अमित भद्र, इन्हें भी धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर है। कुलेश्वर का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी नेताओं की हत्या और उसके बाद चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं को जान से मारने की धमकी नक्सलियों की ओर से। देखिए बिल्कुल, जो नक्सली है वो चाहते ही नहीं कि इस तरह का लोकतंत्र महापर्व बस्तर क्षेत्र में मने, लोग मतदान करने जाए। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से नक्सली जो है छुटपुट घटना को लेकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिन हमने देखा था जिस तरह से बीजेपी के नेता का हत्या की और लगातार बस्तर में उत्पात मचाए रहे। हालांकि नक्सलवाद एक तरह से सिमटा है और बस्तर के लोग भी जागरूक हुए हैं। नक्सली तो ये अपने हरकत करेंगे ही, लेकिन जनता भी जागरूक है। कल मतदान है, ऐसे में लोग, जो जनता है बस्तर की, वो भी चाहते हैं कि हम मत का प्रयोग करें। इसी से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। जो नक्सलवाद का दंश बस्तर लगभग कई दशकों से झेल रहा है, यहाँ की जनता चाहती है कि कोई ऐसी सरकार आए जो हमको नक्सलवाद मुक्त बस्तर दे। और जिस तरह से नक्सलियों ने भी धमकी दिया, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं धमकी तो दे रहे हैं और वो वारदात भी करे, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और जिनके भी नाम उन्होंने लिया है, कहीं ना कहीं उनको भी लेकर जो पुलिस प्रशासन को गंभीरता से लेकर मामलों को जांच लेना चाहिए। हमने देखा था बीते दिनों में पर्ची फेंके थे नक्सलियों ने। नक्सली चाहते ही नहीं कि बस्तर का विकास हो, बस्तर में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, बिल्कुल भी विकास नहीं चाहते। इस कारण जब ऐसे लोकतंत्र का महापर्व, जब मतदान, जब चुनाव नजदीक आता है, तो निश्चित तौर पर नक्सली भी अपने मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए इस तरह के बैनर, पोस्टर, पर्चे और घटना को अंजाम देते हैं, ताकि एक जो नक्सली की धमक है वो क्षेत्र में बना। बिल्कुल बने रहिएगा कुलेश्वर। बिल्कुल, और कुलेश्वर और टिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन चलिए अब वर्तमान स्थिति क्या है 20 सीटों की? 2018 में क्या स्थिति रही थी और बड़े मुद्दे कौन से हैं जो कि इस चुनावी समर में हावी रहने वाले, ये बताने के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी साधना जुड़ी हुई है। ओवर टू यू साधना। जी प्रशंसा, तो मैं दर्शकों को अब ग्राफिक से जरिए एक बार फिर से समझा दूं कि क्या 2018 में स्थिति रही थी और इस बार क्या स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा
जो हाई प्रोफाइल सीट है यहाँ पर मुद्दे क्या खास रहेंगे, तो चलिए ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को समझा दें। तो वर्तमान स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं, कुल सीटों की बात करें तो बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट है बस्तर में, और वहीं कांग्रेस के पास 20 में से पूरी 19 सीटें कांग्रेस के काबिज हैं, कांग्रेस में वर्तमान में अगर हालातों की बात करें। और ये एक जो सीट है बीजेपी की, आपको बता दें राजनांद गांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस सीट पर काबिज हैं फिलहाल, और सभी 19 सीटें जिनमें से बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है, और इसके अलावा जो 7 सीटें हैं उस पर भी कांग्रेस ही काबिज है। और चलिए अब बात करते हैं इस बार का क्या कुछ रहने वाला है। इस बार की सीटों की अगर बात करें तो 2018 की एक और बार स्थिति आपको समझा दें। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 18 सीटें यहां पर जीती थी, लेकिन बीजेपी की ये 1 सीट भी उसके पास नहीं रही। उपचुनाव हुए भानुप्रतापपुर में, और उपचुनाव के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने यहां पर काबिज हो गई, और फिलहाल अब कांग्रेस के पास 19 सीटें, तो बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की ही है। अब बात करते हैं कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे इस बार के रहने वाले हैं, क्योंकि मुद्दा हर बार खास होता है, मतदाताओं को जो लुभाता है, क्योंकि धान और किसान से ऊपर बढ़कर बात करें तो नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण इस बार के चुनाव में बेहद अहम मुद्दा होकर निकलकर सामने आए, क्योंकि इस निजीकरण का विरोध लगातार आदिवासी कर रहे थे। प्रधानमंत्री भी जगदलपुर आए, कांकेर पहुंचे थे, सीएम भूपेश बघेल ने कई सवाल भी खड़े किए और निजीकरण को लेकर बहुत कुछ कहा था। और दूसरे मुद्दे की बात करें तो सबसे अहम मुद्दा जो निकलकर सामने आता है धर्मांतरण जैसे मुद्दे। बात करें कवर्धा जैसे इलाकों की तो मोहम्मद अकबर को लगातार घेरते आ रही है बीजेपी। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा भी है नक्सलवाद, जिसकी बानगी इस बार भी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। जया, तो जैसे देखिए नक्सलवाद एक अहम मुद्दा है, चुनौती भी है प्रशासन के लिए और ये पार्टियों के लिए भी एक अहम मुद्दा साबित होता है। बात करें बड़े मुद्दे और तो स्थानीय भर्ती भी है, स्थानीय भर्ती, कर्ज माफी और किसान। तो धान किसान कर्ज माफी ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर 20 बिल्कुल सीटें हैं उन पर चुनाव बिल्कुल कई बड़े मुद्दे हैं साधना। इस बार इलेक्शन में बहुत मुद्दे हैं, नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण, इसके साथ ही धर्मांतरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ कर्ज माफी को लेकर किसान जो केंद्र में बना हुआ है दोनों दलों की ओर से, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन इसके पहले सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। त्योथर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। नामापुरों को फिर पैसे डाल रहा है, कह रहा है चुपके से डालूंगा, अरे चुपके से काय डालूंगा, डंके की चोट डालेंगे उसमें। फिर 10 तारीख आ रही है मेरी बहनों, फिर 10 तारीख आ रही है, लेकिन इस बार 10 को नहीं 10 के पहले ही डाल देंगे, क्योंकि धनतेरस है। 10 को धनतेरस में करो, खुशी से दिवाली मनाओ, अच्छी साड़ी लाओ और बेटा बेटी का सामान भी खरीदो। लेकिन एक दो बात और, एक कई बहनें रह गई है, ऐसा श्यामलाल जी ने मुझे बताया, कई बहनें छूट गई है। तो जो बहनें छूट गई है वो सुन लें, सरकार बनने के बाद पोर्टल खोल के जो बहन छूट गई है उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन मेरे पास बेटियां आई नहीं और बेटियों ने कहा मामा ये तो एक गड़बड़ कर दी आपने। मैं इनका क्या गड़बड़ कर दी? बोले आपने शर्त लगा दी कि 21 साल में जिनकी शादी होगी उनको पैसा देंगे, तो हम तो 21 साल में शादी नहीं करते, हमको पढ़ना है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? तो आप तय किया कि 21 साल से ज्यादा की उम्र की वो बेटी जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी पैसा दिया जाएगा। और केवल 12.5 तो नहीं, जरा पैसे की जुगाड़ में लगाऊं, लगता मत ज्यादा दिया। 1,32 लाख बहने हैं मेरी, 1,32 लाख। इतना भाग्यशाली भाई कौन होगा जिसकी इतनी बहनें हो। एक बार में साल भर में 15,000 करोड़ जाते, लेकिन इंतजाम कर रहा हूं और इंतजाम हो गई 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करेंगे? 3000 मेरी बहनों। जब 3000 तुम्हारे खाते में हर महीना जाएंगे तो तुम्हारे भाई को चैन की नींद आएगी, कब मेरा लक्ष्य पूरा होगा।
और एक बात और, घर का काम काज करते हुए हर बहन की आमदनी मुझे साल में 1 लाख से ज्यादा करना है, लखपति बनाना है बहनों को, लखपति। ये बहुत सोच समझ के करो, मजाक नहीं करना। लखपति दीदी बनाना है, लखपति। क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों मजबूरी की जिंदगी जिए? बहनों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तुम्हारे हाथ में इतने काम देंगे कि हर बहन कम से कम 10,000 रुपए हर महीने कमाएगी। ऐसी 15 लाख बहनें हो चुकी हैं। तुम्हारी जिंदगी बदलना है मेरी बहनों, इसलिए मैं मुख्यमंत्री और मेरे किसान भाइयों। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। त्योंथर में दरअसल आम सभा को संबोधित कर रहे थे और देखिए विंध्य को भी साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हो रही है। लेकिन देखिए कल जो है, कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग होनी है और ऐसे में देखिए नक्सली गतिविधि देखने को मिल रही है, तो वहां पर चुनाव कराना जया काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है प्रशासन के लिए। लेकिन कहाँ किस तरीके की तैयारियां हैं, हालांकि पॉलिटिकल रिएक्शन भी हम राजनीतिक पार्टियों से लेंगे। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस से तमाम प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ 2 रिपोर्टर भी लाइव मौजूद है। जया, जरा उनसे जान लेते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है। अंतागढ़ से हमारे साथ कुलेश्वर और जगदलपुर से टिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले कुलेश्वर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अंतागढ़ में 13 प्रत्याशी मैदान में है, घोल नक्सल प्रभावित क्षेत्र, क्या कुछ मुद्दे हैं वहां पर, क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, कुछ ही घंटों का समय और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि हम देख रहे हैं नक्सली गतिविधियां भी काफी ज्यादा तेज हो गई है चुनाव के आने पहले। देखिए, यहाँ की अगर हम मुद्दे की बात करें तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि सड़कों का जो जाल है वो अच्छे, यहाँ की सड़कें बहुत खराब है, दूसरी कनेक्टिविटी भी यहाँ है। और आदिवासी जो बस्तर क्षेत्र के आदिवासी, उनकी सिर्फ एक ही लड़ाई रहती है, जल, जंगल और जमीन। वो चाहते हैं कि हमारी जमीन हमारे पास ही रहे, सड़कें अच्छी रहे, शुद्ध पानी मिले, ये उनकी मुख्य आवश्यकता रहती है। लेकिन उसके अगर हम ऊपर जाते तो आज युवा है। देखिए, बस्तर की तस्वीर बहुत बदली है। जो पहले बस्तर था, जो बस्तर नहीं रहा, आज यहाँ के लोग कैमरे के सामने बोलते हैं, जो पहले कैमरे से भागते थे। आज अपने हक की लड़ाई के लिए बस्तर के जो लोग हैं वो बात करते हैं, अपनी जो समस्या उनको वो अवगत कराते हैं। तो बस्तर की तस्वीर बहुत बदली है, लोग भी काफी शिक्षित हुए और अपनी बात को अच्छे से कहना वो जानते हैं। हमने सुबह से युवाओं से बात किया, महिलाओं से बात किया। देखिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों घोषणा पत्र में तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोकल मुद्दे हैं उस पर काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें यहाँ की जनता ने कहा, लेकिन नक्सलवाद भी एक अहम समस्या है। अंतागढ़ अभी भी घोर नक्सल क्षेत्र में आता है। मेरे पीछे की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे किस तरह से जहां तक नजर आती है वहां तक जंगल ही जंगल है। तो ऐसे में जो आवागमन है उसके लिए यहाँ पे सड़कें अच्छी होनी चाहिए। सड़कें बहुत खराब है, इसके कारण जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनको काफी समय लगता है। तो इन तमाम मुद्दों में यहाँ की जनता चाहती है कि काम हो और लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के जो मतदाता कल का इंतजार कर, ताकि हम कल मत का जब समय आए तो हम जाए। बिल्कुल, नक्सलियों को जवाब तो कुलेश्वर वोट से ही देना होगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि बस्तर में अब हम बदलाव देख रहे हैं, लेकिन ये बदलाव ना सिर्फ 5 साल में नहीं आया। हम ये नहीं बोलेंगे कि केवल 5 साल में सरकार बदली तो बहुत बदलाव देखने को मिला। पूर्व की जो सरकारें थी उनके भी प्रयास से वर्तमान में जो सरकार है उनकी भी प्रयास इसमें नजर आ रहे हैं और आने वाली जो सरकार होगी वो भी बस्तर को लेकर आगे और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगी। बने रहेगा कुलेश्वर। जगदलपुर का रुख करूंगी, मेरे साथ इस वक्त टिकेश जुड़े हुए हैं। टिकेश, जगदलपुर में स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं, लेकिन इसके साथ ही कई बड़े मुद्दे। दूसरी तरफ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, बेहद रोचक मुकाबला। दोनों पूर्व महापौर हैं जो स्थानीय मुद्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और यहाँ तक कि जनता की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल? देखिए, बता दूं कि चुनावी शोर खत्म होने के बाद लगातार अब बस्तर में चुनौतियों का दौर शुरू हो चुका है। जहां प्रत्याशियों को एक दूसरे से चुनौती है, तो वहीं अब मतदान दलों को सुरक्षा को लेकर चुनौती है। बता दें कि आज से जो तमाम मतदान दल है वो रवाना हो चुके हैं और जिसको कलेक्टर और एसपी स्वयं यहां पर पहुंचे हुए थे। लाल लड़ाकुओं के साथ मतदान दलों को लाल गुलाब देकर रवाना किया गया है। आपने बात किया प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशियों के बीच आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि दोनों महापौर हैं लेकिन अपने अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन मतदान दल अपने जान जोखिम में डालकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। वहाँ करीबन बता दें कि 126 ऐसे मतदान केंद्र है जो नए मतदान केंद्र है। पड़ोसी राज्यों
के भी पुलिस बल को यहाँ पर सहायता लिया गया है जो बॉर्डर में तैनात है। वहीं जिस तरीके से हम बात करें, जिस तरीके से पूरी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, तमाम फोर्सों को रवाना कर दिया गया है। 156 ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ पर चॉपर से मतदान दलों को उनके मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया है। यानी कि जिस तरीके से 600 से अधिक मतदान केंद्र जो नक्सल प्रभावित से संवेदनशील क्षेत्र से आते हैं, जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर किया गया है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के साथ साथ बड़ी चुनौती है। वही प्रत्याशी एक दूसरे को भी चुनौती देते हुए नजर आए। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि डोर टू डोर अब उनका जनसंपर्क शुरू हो चुका है और दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है और दोनों प्रत्याशी आमने सामने निश्चित पर एक कड़ा और टक्कर मुकाबला देखने मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि हमने बार बार दिखाया बंसल न्यूज के माध्यम से कि मतदान दल के हौसले बुलंद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 100% मतदान कराना है और जो 126 नए मतदान केंद्र बने हैं वहां पर चुनौतियों का भंडार है। इन चुनौतियों का सामना करने से वो मुस्कुराकर यहाँ के गए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 100% सफलपूर्वक मतदान कराकर हम लौटेंगे। तो निश्चित तौर पर बस्तर की लड़ाई में जगदलपुर जिले के माफ कीजिए बस्तर जिले के बिल्कुल सुरक्षा से कोई चूक ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ गेस्ट भी बने हुए बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार, वंदना राजपूत जी भी हमारे साथ बनी हुई है। लगातार लौटूंगी सभी के पास, लेकिन उसके पहले चलिए जशपुर से आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और देखिए कोई कमी जो है दिग्गजों की ओर से नहीं छोड़ी जा रही, सीधी लाइव तस्वीरें मिल रही है। रुक करते हैं और दिखाते हैं आपको, संबोधन चल रहा है, सुनते हैं क्या कुछ। नुकसान तब हुआ है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं यहां खुले मैदान में कांग्रेस पार्टी को और उनके प्रत्याशियों को चैलेंज करता हूं। एक भी पत्थल गांव में विकास की एक ईंट लगाई हो तो कांग्रेस पार्टी के विधायक बताएं। एक भी अगर किसी ने विकास किया, अगर किसी ने आपके हित की रक्षा की, अगर आपको कोई तरक्की विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अनाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है करप्शन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विनाशकारी नीति और कांग्रेस पार्टी का मतलब है परिवारवाद, वंशवाद। ये कांग्रेस की पहचान है। जहां कांग्रेस होगी वहीं भ्रष्टाचार होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोलो मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पीछे से आवाज आनी चाहिए, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और जब भारतीय जनता पार्टी की बात बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ इलाके के विकास के लिए, समाज सेवा के लिए जुट जाना, ये उसका मतलब है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों के हितों में काम करना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास को आगे बढ़ाना। अब मैंने आपको बताया दो तरफ खड़े हैं, एक तरफ विकास के लिए बीजेपी और एक तरफ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीतियों के साथ कांग्रेस। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपकी चिंता करती है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने हितों की और भ्रष्टाचार की चिंता करती है, लूट की चिंता। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सबको मालूम है ना कि पनडुब्बी घोटाला कांग्रेस पार्टी के टाइम पर हुआ था, मालूम है ना? मालूम है? क्या आपको मालूम है कि
उसी तरीके से हेलीकॉप्टर खरीद का घोटाला कांग्रेस के टाइम पर हुआ था। क्या आपको मालूम है ना कि कोयला घोटाला कांग्रेस के टाइम पर हुआ था? आपके ध्यान में है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला कांग्रेस के टाइम में हुआ था? आपको याद है ना कि मनरेगा में भी घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ था? अब आपको और याद दिलाता हूं, ये 5 साल भूपेश बघेल का, भूपेश बघेल के सरकार में एक बात की गारंटी थी। किस बात? और जशपुर से आप इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे। प्रशंसा, बड़े आरोप, कांग्रेस का नाम ले लेके, कांग्रेस करप्शन की पार्टी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की पार्टी है, कांग्रेस धोखे की पार्टी है, परिवारवाद के आरोप एक बार हमने देखा भी था। पीएम मोदी आए थे तभी भी इसी तरीके का भाषण उनका भी रहा था जया, जिस तरीके से हमने देखा था, तो उनका भी जो भाषण रहा था इसी के इर्द गिर्द रहा था, और जेपी नड्डा का भी कुछ इसी तरीके का भाषण हमने देखा। बिल्कुल। और देखिए, आगे रुक करते हैं, मध्य प्रदेश की भी एक बड़ी खबर है, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। अजब सिंह कुशवाहा को कोर्ट से जमानत मिली है, ये बड़ी खबर मुरैना से इस वक्त की आपको बता दें। 30 लाख के चेक बाउंस मामले में दरअसल वारंट जारी हुआ था। सुमावली कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा, जिनकी मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन बता दें आपको कि 2 दिन में दूसरी बार कोर्ट में वो पेश हुए थे। जमानत अब मिल गई है। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही थी, लेकिन ये बड़ी खबर है कि दूसरी बार उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा और अब उन्हें जमानत भी मिल गई है। बिल्कुल। और देखिए, इस खबर पर भी हम पॉलिटिकल रिएक्शन लेंगे, तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कल जिस तरीके से फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव से हमारे साथ आईजी जुड़ गए, प्रमोद शेंडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रमोद, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके के इंतजामात हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना। आज हमने देखा प्रेस नोट जारी हुए, तमाम ऐसी नक्सली गतिविधियां देखने को मिली है। जरा चर्चा कीजिए आईजी से और बताइए कि किस तरीके के इंतजामात। चलिए देखिए, प्रमोद शेंडे से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आईजी साहब उनके साथ मौजूद है। बहुत महत्वपूर्ण है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाना, लेकिन बस्तर के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से हमने देखा कि हिंसा की खबरें भी छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आई। नक्सलवाद जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और इसी पर हम मेहमानों का भी रुख करते हैं। आईजी साहब जब जुड़ेंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी, लेकिन हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मेहमान जुड़े हुए हैं। वंदना जी, क्या कहेंगी मैम? चुनौतियां हैं, पहले की जो खबर भी थी उन पर भी आप रिएक्शन दीजिएगा। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, करप्शन की पार्टी, धोखे की पार्टी, परिवारवाद की पार्टी, और दूसरी तरफ आप क्या कहेंगी ये जो चुनाव हो रहे हैं, नक्सली वारदात, क्योंकि इसे लेकर लगातार बीजेपी भी आप पर हमलावर रही है कि आपकी सरकार में ये घटनाएं और तेजी से बढ़ी हैं। देखिए, यदि मैं नड्डा करती हूँ तो नड्डा जी का काम एक ही बात है कि यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व आते हैं और जितना अधिक हो सके झूठ बोलो और झूठ बोल करके फिर वापिस जी होता है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है कि देश को लूट और अपने मित्रों के लिए करोड़ों का छूट। आप देखते हैं कि देश को कैसे लूट रहे हैं और अपने मित्रों और अडानी के लिए कितने करोड़ों का छूट दे रहे हैं। हम यदि बात करते हैं कि देख रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मैम आ रही है, आप बोलिए। जी, यदि आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो जो नक्सलाइट जो वारदात हो रही है उसमें चुनाव के समय वो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस सरकार की बात करें या कांग्रेस सरकार की बात करें, हमारी सरकार जब से आई है तब से नक्सली की जो घटना है उस घटना के वारदात में काफी कमी आई है। इस चीज को हमारे गृह मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि अभी पिछले 5 सालों में नक्सली जो घटना है और नक्सली वारदात में काफी कमी आई थी। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम बस्तर की बात करते हैं तो अभी नड्डा जी बात कर रहे थे कि एक भी विकास का काम बताइए।
नड्डा जी, आप छत्तीसगढ़ के बस्तर की क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के जनता से तो मिलिए। आप आते हैं हवाई जहाज में ऊपर ऊपर बात करके फिर से उड़ जाते हैं, तो आपको जमीनी हकीकत कहाँ से पता चलेगी? आप बस्तर में जाइए, वहां पर चमचमाती जो सड़कें हैं आपको दिखेगी। विकास की बात करते हैं और बात सबसे पहले हम विकास के साथ हम इनकम की बात करते हैं। आज बस्तर के जो आदिवासी हैं उनकी जेब में करोड़ों रुपए जा रहे हैं। हम 65 लघु वनोपजों की खरीदी कर रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि जो बस्तर में जो आदिवासी एरिया है वहां पर पहले इनकम का कोई साधन नहीं रहता था, लोगों के पास इनकम का साधन नहीं रहता था, जिनके कारण उनका जो जीवन यापन था वो काफी प्रभावित रहता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, 65 लघु वनोपजों की खरीदी कर रहे हैं, स्वास्थ्य योजना के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना का हमने शुभारंभ किया है, जिसमें वहां पर बस्तर वासी अगर कुछ परेशानी होता है तो अस्पताल जाने के लिए बस्तर की अगर बात करेंगे वंदना जी, और नक्सलियों को अगर लेकर आप ये बोल रहे हैं कि नक्सली वारदातों में कमी आई है, तो फिर बात टारगेट किलिंग को लेकर भी होनी चाहिए, जिसके आरोप बीजेपी लगातार कांग्रेस पर लगाती रही है, बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर। जी वंदना जी, आवाज आ रही मैम आपको? जी जी आ रही आवाज आ रही। सवाल मेरा ये था मैम कि अगर नक्सली घटनाओं में कमी आई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ टारगेट किलिंग को लेकर भी बातें होनी चाहिए ना, जो बीजेपी नेताओं के हत्याओं को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत ही ओझी राजनीति है, क्योंकि टारगेट किलिंग की बात करते हैं। अगर हम यही टारगेट किलिंग की बात करते तो जीरम घाटी का क्या हुआ? 2014 में 2013 में जो घटना घटी उस समय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। हमने तो अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोए हैं। हमको कितनी दर्द हो रही है, हमको कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि टारगेट किलिंग की बात करके इन लोग मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं। और आज आपने देखा है कि नक्सली लोग हैं, एक पर्चे भी फेंके हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो नेता है उनको भी टारगेट करने की बात कर रहे हैं। तो हम इसको टारगेट किलिंग कैसे बोल सकते हैं भाई? ठीक है, मुद्दा से भटकाने की बात करते हैं। ठीक है, बीजेपी मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है। बने रहिएगा मैम, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी एक बड़ी खबर थी मुरैना की। कांग्रेस प्रत्याशी हैं अजब सिंह कुशवाहा, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है। ये राहत भरी खबर उनके लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। मिथुन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, क्या कहेंगे? बड़ी खबर है मुरैना से, क्योंकि दूसरी बार कोर्ट में उन्हें पेश होने के आदेश दिए गए, दूसरी बार उनके गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए। पहले बार कहा गया था कि समझौता हो गया है, लेकिन दूसरी बार फिर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। राहत की खबर तो है आपके लिए कि जमानत मिल गई है? देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसका तो हम सम्मान करते हैं। कुछ इसी तरीके के आरोप सुरेंद्र पटवा जी पर भी हुआ करते थे, तो उनको भी मेरे ख्याल से सजा भी उनको हुई थी। बाद में कोर्ट से क्या हुआ उस सबको भी हमने स्वीकार किया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि उसी इलाके से आने वाले एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, वो करोड़ों अरबों रुपए की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उस पर भी यदि जो हमारी जो एजेंसीज हैं वो संज्ञान लें, उस पर कार्रवाई करें, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। कोर्टों के फैसले का हमें हमेशा सम्मान करते हैं, और जो भी कार्रवाई किसी भी पार्टी के दल के प्रत्याशी के ऊपर हो उसका हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन हम जो मध्य प्रदेश में आज बात कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं। हम अपने मैनिफेस्टो को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे नेता तय हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है, ना इनका सीएम फेस अभी तक डिक्लेयर हुआ है, ना इनका मैनिफेस्टो अभी तक जारी हुआ। इनको पता ही नहीं अगले 5 साल में क्या करना है ना। मिथुन जी, बात अजब सिंह जी की हो रही है। अगर हम मैनिफेस्टो को लेकर बात करें, हम घोषणा पत्र को लेकर बात करें, तो उसे लेकर तो आप जनता के बीच में पहुंच ही रहे हैं ना सर, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी की बात हम कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अजब सिंह जी पर जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, अजय जी। जी देखिए, जैसा कि मिथुन जी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीति की बात कर रहे हैं। कांग्रेस एक वैचारिक दोगलापन का दल है, जिनका बिना नीति की ये पार्टी और बिना नीति के ही गठबंधन करते हैं। आइडियोलॉजिकली ये पूरे इंडी गठबंधन के नेता लड़ते रहते हैं और फिर गठबंधन भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ये अजब सिंह कुशवाहा जी की बात हो रही थी। अजब सिंह कुशवाहा जी का चाल चरित्र चेहरा वहां की जनता जानती है, और ये हमें बताने की बात नहीं है। आप सुरेंद्र पटवा जी का उदाहरण देते हैं, हम स्वागत करते हैं कि अगर कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट कर दिया तो कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मिथुन जी, आज मध्य प्रदेश देख रहा है कि आपने किस तरह से चोर उचक्कों को टिकट दे दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय चोर उचक्के हैं क्या? बेटे
उनके ऊपर कैलाश गंभीर विजयवर्गीय आरोप लगे चोर हैं, चक्के हैं, क्या उनको उन पर आपने केस टिकट चल रहा है दिया ना? और ब्लैकमेल करके आपके नेताओं को टिकट मिले। तो इस मोनिका तरह के भट्टी जिन लोगों कौन को है? टिकट मिले हैं, मोनिका जो भट्टी जी के भ्रष्टाचार ऊपर में आरोप है और कि उन्होंने जो रावण की पूजा गुंडागर्दी की। करते हैं, कैलाश इनके खिलाफ विजयवर्गीय जी कोई पर यौन कार्रवाई शोषण करेंगे का मिथुन आरोप जी। है। ठीक है सर, छत्तीसगढ़ का रुख करने दीजिए। राजनांदगांव से हमारे साथ इस वक्त प्रमोद शेंडे बने हुए हैं और उनके साथ आईजी साहब हैं। प्रमोद शेंडे, बात करिए जरा जल्दी से, क्या कुछ तैयारियां, क्या इंतजाम? जी अजी साहब बताएंगे, राजनांदगांव जो रेंज है वो कहीं ना कहीं नक्सल पर प्रभावित क्षेत्र है, किस प्रकार से तैयारी की गई है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारे राजनांदगांव रेंज में 4 जिले आते हैं, खैरागढ़, कबीरधाम, राजनांदगांव और मानपुर मोला। चारों के चारों नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। लगभग हमारे यहाँ 2000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं और जिसमें 25% से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हमारे हाइपर सेंसिटिव हैं। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फोर्सेस आई हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, स्टेट की आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, दूसरे राज्यों की भी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो लगातार इन सभी क्षेत्रों पर नज़र रखी हुई हैं। हमारी पूरी तैयारी है, आज ईवीएम मशीन बंटना है, आज और कल चुनाव होना है, तो इसके मद्देनज़र हमने जो भी हमारे वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने एरिया डोमिनेशन लगाया हुआ, वहाँ पे हमने रोड ओपनिंग पार्टी लगाई हुई है, ताकि जितने भी चुनाव कर्मी हैं, चुनाव के लिए जा रहे हैं, मतदान दल जा रहा है, वो निर्भीक होकर अपने अपने स्थान पे पहुँचें और कल का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सर अभी कुछ दिनों पहले नक्सल घटना हुई थी, इसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है, किस प्रकार से वहाँ मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, बुलेट पर बैलेट भारी पड़े, इसके लिए क्या इंतजाम? जैसे कुछ पॉकेट्स हैं हमारे पे जहाँ पे हमें छुटपुट घटनाओं की खबर मिलती है, वहाँ पे हमने स्पेशल इंतज़ाम किया है। वहाँ पे हमारे स्पेशल यूनिट, हमारी स्पेशल फोर्सेस भी काम कर रही हैं और सभी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज भी की गई है और पुलिस फोर्सेस गांव के अंदर अंदर जाकर लोगों को ये विश्वास दिला रही हैं कि उनको निर्भीक होकर बिना किसी डर के चुनाव के लिए कल आना है। हमारे साथ आईजी राजनांदगांव, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फोर्स डिप्लॉय की गई है उस पर जो कल मतदान होगा सुबह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, तो वहाँ पर बुलेट पर बैलेट भारी पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया तमाम इंतजाम है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आईजी साहब से बात करने के लिए। तो आईजी साहब ने बताया कि किस तरीके से इंतजाम हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जया, जिस तरीके से हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में एक बड़ी चुनौती रहती है प्रशासन के लिए, लेकिन अगर पहले फेज की जया बात कर ले तो कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में जिनकी साख दाव पर लगी है और ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं। दर्शकों को भी जरा बता देते हैं कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि कल पहले फेज की वोटिंग होनी है और ये हमें बताएंगे हमारी सहयोगी साधना। तो चलिए सीधा रुक करते हैं साधना का। जी प्रशंसा, बात करें तो मुद्दे अहम होते हैं जनता के लिए, उसी तरीके से चेहरे भी बहुत अहम हो जाते हैं क्योंकि चेहरे पर ही कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाता है। चलिए आपको ग्राफिक से जरिए समझा देते हैं कि कौन कौन से चेहरे इस बार के चुनाव में अहम रहने वाले। तो देखिए, सबसे पहले मैदान में दिग्गज है बीजेपी के राजनांदगांव से रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार राजनांदगांव जो है इनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस बार यहाँ कांग्रेस को इस सीट को भेद पाना बेहद मुश्किल भी है क्योंकि अभी फिलहाल 20 में से एक सीट यही है जहां पर बीजेपी काबिज है। बात करें कवर्धा की तो मोहम्मद अकबर यहाँ पर मंत्री हैं कैबिनेट में कांग्रेस के और बड़ा चेहरा माने जाते हैं। कवर्धा में लगातार बीजेपी इनको भी घेरती रही है, लेकिन कवर्धा हाई प्रोफाइल सीट है बेहद। यहाँ पर धर्मांतरण जैसा मुद्दा काफी गरमाया था, इसको लेकर बीजेपी ने बार पलटवार भी देखने को मिला। लेकिन फिर भी बात करें अंतागढ़ सीट की तो विक्रम उसेंडी बीजेपी के बड़ा चेहरा इस बार अंतागढ़ के चुनाव में देखने को मिलेगा। विक्रम उसेंडी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में फेरबदल जो है अंतागढ़ की सीट पर देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की तो रूप सिंह पोटाई को यहाँ से कांग्रेस ने उतारा है। देखिए, हाई प्रोफाइल सीट है कोंडागांव, जहां मोहन मरकाम खुद मैदान में है, कैबिनेट में मंत्री है फिलहाल और पहले पूर्व पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं। तो मोहन मरकाम के लिए भी ये चुनाव जीतना बेहद अहम है। बड़ा चेहरा कांग्रेस के मोहन मरकाम है। चलिए इसके अलावा बात करें नारायणपुर सीट की तो बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप यहाँ से चुनावी मैदान में है। केदार कश्यप बड़ा चेहरा बीजेपी का और ये इस बार के चुनाव में भी बेहद अहम चेहरा है क्योंकि नारायणपुर सीट पर भी फिलहाल कांग्रेस काबिज है। ऐसे में अगर केदार कश्यप जीत जाते हैं तो एक और जो खाते में बीजेपी की सीट जा सकती है यहाँ से। चलिए बात करें अगर बस्तर की तो बस्तर से लखेश्वर बघेल बड़ा चेहरा है, कांग्रेस ने इन्हें उतारा है यहाँ पर मैदान में और कांग्रेस की तरफ से बस्तर की सीट बेहद अहम मानी जाती है क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद अहम मुद्दा है। ऐसे में लखेश्वर बघेल क्या जनाधार जुटा पाते हैं ये तो कल ही पता चलेगा और इन 20 सीटों में एक पर अभी फिलहाल कांग्रेस काबिज भी है। तो बात करें जगदलपुर की तो बीजेपी के किरण सिंहदेव बड़ा चेहरा है बीजेपी की तरफ से और किरण सिंहदेव इस बार चुनावी मैदान में भाजपा ने इनको उतारा है और
अब ये जुगत लगाने की प्रयास कर रही है बीजेपी की, जो 71 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है और सिर्फ 14 सीटें बीजेपी के पास रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये वो चेहरे हैं जो ये बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कितना टक्कर का होने वाला है। चित्रकूट बेहद हाई प्रोफाइल सीट है जहां से खुद पीसीसी चीफ दीपक बैज इस बार चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर कोंटा सीट की बात करें तो कोंटा से भी इस बार कवासी लखमा कांग्रेस की तरफ से हैं, तो दंतेवाड़ा सीट से छविंद्र महेंद्र कर्मा यहां पर चुनावी मैदान में। ओवर टू यू जया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बताया आपने साधना के कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन पर कल सभी की नजरें रहेंगी और जिनकी साख कल दाव पर लगी हुई है। प्रशंसा। बिल्कुल, ये वो तमाम दिग्गज रहे जो कि साधना ने हमें बताया। चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा देते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये खबर है क्योंकि हम देख रहे हैं वार पलटवार, तीखे हमले जो है जया बोले जा रहे हैं इस चुनावी समर में। तो देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। अखिलेश यादव के 80 साल वाले बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें तो कमलनाथ की उम्र पर ही संदेह है। राहुल गांधी को उन्होंने झूठ बता दिया। आगे उन्होंने कहा कि 72 साल मेरी उम्र है, अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं। ये बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान का सामने आया। तो चलिए आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है, इस पे भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। और अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी किसी को क्या पहचानेंगे। अब एक तो कमलनाथ जी की उम्र पे ही संदेह है। राहुल गांधी को उन्हें झूठ बता दिया कि 72 साल मेरी उम्र है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी है वो। अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं क्या है उनकी। बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग घबरा गए पीडीए से। जब से हमने पीडीए पर कहना शुरू किया है, कांग्रेस भी घबरा रही है, बीजेपी भी घबरा रही है। देश को जरूरत है नई विचारधारा की, देश को जरूरत है नए दल की, देश को जरूरत है नए गठबंधन को। और हमें उम्मीद है कि हमारी जनता का पीडीए का गठबंधन बनेगा, एनडीए भी हारेगा और कांग्रेस भी हारेगी। उस रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे। चलिए, तो अखिलेश यादव जो कल चुनावी मैदान में थे, सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर अपने शब्दों के जरिए निशाना साधा है। रुक करते हैं, मिथुन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथुन जी क्या कहेंगे सर? सवाल वही, दिल्ली की बात करें तो वहां पर दोस्ती है, यहाँ पर फिर ऐसा लगता है कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है उसी पर भी जवाब दीजिए सर। देखिए, भारत जलाओ पार्टी बीजेपी को जिन्होंने कहा, उन रामविलास पासवान जी को केंद्रीय मंत्री बनाने वाली भाजपा कुछ भी कह सकती है, जाहिर सी बात है। मुझे लगता है शिवराज चौहान जी मनुस्मृति के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए जो बयान है संभवतः उससे ज़्यादा प्रभावित लगते हैं। उम्र की बात तो अखिलेश जी ने कही नहीं, आपने भी दिखा दिया, लेकिन उम्र को मुझे लगता है कि शायद वो उम्र से ज़्यादा प्रभावित है। तो शिवराज चौहान जी से आधी उम्र का मैं हूँ, तो शायद मैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। फिर इस हिसाब से उम्र पर नहीं जाना चाहिए किसी भी नेता को। हम तो ऐसी पर्सनल चीज़ों का हमेशा विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह, क्योंकि कल वोटिंग भी है, मैं सभी दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ की एक बड़ी योजना, गोधन न्याय योजना को हमने मध्य प्रदेश में अपनाया है। छत्तीसगढ़ ने कर्ज माफी की योजना को अपनाया। दोनों सरकारों की जुगलबंदी अगले 5 साल चल सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए। ठीक है, वोट की अपील आपकी ओर से की जा रही है। मिथुन जी जवाब दीजिए सर। अजय जी। जी मिथुन जी, ये कांग्रेस जो थी ये जनता से विश्वासघात करती थी। अभी इन्होंने अपने इंडी गठबंधन के पार्टनर को, और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही वो थे कि जिन्होंने इंडी गठबंधन के इसको बड़ा करने में ऐसा लग रहा है शिवराज जी अब उनसे गठबंधन में, उनकी बातें काफी पसंद आ रही हैं शिवराज जी को। विश्वासघात हो गया। दूसरी बात रही कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी डायस से झूठ बोले, मेरी उम्र 72 ईयर्स है। तो अखिलेश मोदी जी की कितनी है ये बता दीजिए। रही बात मोदी जी की कितनी है ये तो बता दीजिए, कितना सच बोलते हैं आप लोग, जनता को पता चले। अपील कर लीजिए, जनता वोट दे, मतदान करे, अपील कर लीजिए सर। क्यों आखिर एक दूसरे पर इस तरह से आप बयानबाजी कर रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका मिथुन जी। इसके साथ ही अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वंदना जी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए
कल काफी महत्वपूर्ण दिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। 20 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। बस्तर की 12 सीटें और दुर्ग की 8 सीटें इसमें शामिल है। चुनावी घंटा में हमने 1 घंटे तक तमाम राजनीतिक खबरों पर विश्लेषण किया, प्रशंसा, लेकिन बहुत जरूरी है कि बस्तर में जो मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है वो कल भी 2018 से 2023 में और ज्यादा बढ़े, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतदाता बढ़ चढ़कर कल लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि कल अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जरूर घरों से निकले, बाद में कोई और काम करे, सबसे पहले मतदान करें। बंसल न्यूज भी यही अपील करता है जया, और कल भी जो है हमारा मेगा कवरेज, हर एक अपडेट जो है बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव का मतलब ही बंसल न्यूज। तो 7 और 17 नवंबर की तारीख आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को भी वोटिंग होनी है, लेकिन कल सबसे पहली जिम्मेदारी घर से निकलकर वोट दीजिएगा। और मेगा कवरेज बंसल न्यूज पर कल पूरा दिन आपको चुनाव से जुड़ी दिखाई देगी। इसी के साथ चुनावी घंटा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एमपी की जनता के मन में मोदी, क्योंकि 5 से बढ़ाकर 25 मेडिकल कॉलेज किए, प्रदेश को